हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू लर्न क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में निम्न अंतर हैं। और आप यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि एक तरफ भौतिक परिवर्तन और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे और एक एक करके दोनों के अंतर को आप दिखाएंगे। तो पहला अंतर यहाँ पे है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण अर्थात अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। और दूसरा अंतर इसमें आप इस तरह से कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। और तीसरा अंतर, इनमें पदार्थ का भार अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इसमें पदार्थ का जो भार होगा वो चेंज नहीं होगा। और जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का जो भार है वो परिवर्तित रहता है, अर्थात वो चेंज हो जाता है। तो आप इस तरह से भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का अंतर आप दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया 2 कारण से कहा जाता है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जाता है। पहला कारण, आप पहला कारण देखेंगे तो पहला कारण कह रहा है कि क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज उपस्थित है उससे ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, अर्थात बनाता है। और दूसरा कारण इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होता है, अर्थात ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो आप यहाँ देखेंगे ग्लूकोज C6H12O6 को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये अभिक्रिया करता है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसके साथ ही साथ ऊष्मा का भी ये निर्माण करता है। तो इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के फीते को हवा में दहन करने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम के जो रिबन होते हैं, फीता होता है, इनको यानी जलाने से पहले साफ किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि जब मैग्नीशियम नम वायु के संपर्क में आता है, अर्थात आर्द्र वायु के संपर्क में जब आएगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यानी हवा से अभिक्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है, यानी इसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत होंगे। इस परत को साफ करना ज़रूरी होता है ताकि मैग्नीशियम का दहन सही तरीके से हो सके। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि उस परत को इसलिए साफ करते हैं ताकि सही से मैग्नीशियम के फीतों को जला सके। तो अगला सवाल को देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है। तो
कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अर्थात कहा जा रहा है कि एक विलयन होगा, उस विलयन में अगर लोहे की कील को, इसके अंदर हम लोहे की कील को यदि रख दें, इसके अंदर अगर लोहे की कील को हम रख दें तो ये लोहे की कील रखने पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन था इसका रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है तब तब लोहा तब जो होगा लोहा जो होगा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण कॉपर का नीला रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है और लोहे की कील पर भूरी परत के रूप में कॉपर प्राप्त होता है। तो लोहे की कील पे जो परत चढ़ेगा वो कॉपर का होगा और विलयन का रंग बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ ये होने का कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में से आयरन जो है, आयरन लोहा जो है, ये क्या करेगा, कॉपर को हटा के, है ना, उसके स्थान पे खुद आ जाएगा, यानी खुद आयरन सल्फेट बना के कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसी कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो होता है बदल जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्या होता है जब लोहे की छीलन का मतलब यहाँ पे चूर्ण है, चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड को डाला जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जब लोहे की चूर्ण पर अर्थात Fe को के ऊपर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं तब क्या होता है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि जब लोहे की चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तब आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पे जो आयरन होगा वो आयरन क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को भी ये मुक्त करता है। तो आप इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं। किसी समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों होता है, आवश्यक क्यों है, यानी किसी भी समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है, क्यों आवश्यक होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं कि जब रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों की परमाणु संख्या समान होती है तब उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करने के लिए किसी भी समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि संतुलित क्यों करना पड़ता है, क्यों जरूरी होता है। तो संतुलित यानी समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ताकि द्रव्यमान का जो संरक्षण नियम है ये, है ना, इसका पालन हो सके, इसको हम लोग सही से अप्लाई कर पाए, इसीलिए हम इसे संतुलित करते हैं। और आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है। अर्थात संतुलित समीकरण को जब हम लोग संतुलित करते हैं तो इसमें द्रव्यमान का जो संरक्षण नियम है इसके अनुसार ना तो द्रव्यमान का, है ना, द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही इसमें द्रव्यमान का जो होता है ह्रास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी ही बारीकी से आप इसे पढ़ते रहें, इसे नोट कर लें ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगला सवाल है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसको समझाना है एक उदाहरण के साथ। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब कोई
उत्पाद निर्माण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्पाद निर्माण होता है, अगर उसके साथ एनर्जी अर्थात जब उसके साथ उष्मा का निर्माण होगा, तब वो जो अभिक्रिया होगा वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। और इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इसके साथ साथ एनर्जी का भी निर्माण होता है। और आगे देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का ह्रास होता है। तो ऊष्मा का ह्रास हो जाएगा, जब उत्पाद तो देगा लेकिन उसके साथ में अगर ऊष्मा का ह्रास हो जाएगा तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका आप एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को है ना उष्मा देकर यानी हीट दिया जाता है, तब ये टूट जाता है, ये आपस में टूटता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि उष्मा की आवश्यकता पड़ गई, उष्मा इसमें ह्रास हो गया, उष्मा मुझे देना पड़ा, तो ये उष्मा ह्रास होने के कारण ही इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन ऊपर भी आए थे, आप उन्हें भी सही से देख लें और इन्हें भी देख लें। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा निकलती है। अर्थात जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और अंदर में हमारे शरीर के अंदर में ग्लूकोज पाया जाता है, और वो ग्लूकोज से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ ही साथ जब हम सांस छोड़ते हैं तो उष्मा भी निकलता है, एनर्जी निकलता है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल कर रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। यानी वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया ये एक दूसरे का ये विपरीत माना गया है, एक दूसरे का इसे विपरीत माना गया है, और क्यों माना जाता है ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कर सकते हैं कि किसी संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करता है। जब एक उत्पाद का निर्माण करेगा तब तो आपका संयोजन अभिक्रिया होगा। किसी वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक विघटित होकर अर्थात टूटकर दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जब एक उत्पाद होगा, जैसे कि अभी हम आगे भी पढ़े थे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या किए थे, उष्मा दिए थे, उष्मा जब दिए थे तब ये क्या टूटा था, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड दिया था। तो यहाँ पे यहाँ पे अभिकारक है, ये क्या होता है, टूट कर दो या इससे अधिक भी आपको उत्पाद देगा। जब दो या इससे अधिक उत्पाद देगा तो इसी को कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम देखें कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया, लेकिन यहाँ पे एक अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद का निर्माण किया, इसीलिए इसे एक दूसरे का विपरीत कहा जाता है। और आप इसमें उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि उदाहरण इस तरह से लिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यह एक संयोजन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, जबकि
इसके यानी विपरीत अगर आप देखें, इसमें वियोजन अभिक्रिया में देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन गैस का निर्माण होता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है, जो कि आप इस समीकरण के माध्यम से देख सकते हैं। अभी हम बता भी चुके हैं आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है और 2 या उससे अधिक भी यानी उत्पाद का निर्माण कर लेगा। जब 2 या अधिक यानी यहाँ पे उत्पाद का निर्माण कर लेगा तो यही आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल इस तरह से है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बीच क्या अंतर है, दोनों के उदाहरण दें। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ आपको मिल जाएगी कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आपको इसका अंतर भी पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप साथ ही साथ यह कह सकते हैं कि जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यह पहला आपका विस्थापन अभिक्रिया का यानी उदाहरण है। तो कह रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। तो आप देखेंगे कि आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए आयरन क्या करता है, कॉपर को यहाँ से हटा देता है। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो अधिक क्रियाशील तत्व जो था वो कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। और साथ ही साथ आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, वो आपस में आयनों में वो चयन कर लेता है, वो परस्पर जो होता है आदान प्रदान कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट को देखेंगे, ये सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ क्या करता है, आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। यानी यहाँ पे जो N प्लस जो है, यहाँ पे N प्लस आप देखेंगे N2 जो है वो क्या करता है, यानी SO4 से क्या करता है, अपने आयनों का आदान कर लिया, यानी आदान प्रदान कर लिया, चेंज कर लिया। और यहाँ पे आप क्लोरीन को देखेंगे तो ये क्या करता है, सोडियम से अपने आयनों को आदान प्रदान कर लिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सोडियम यहाँ पे जो है इसका आयन होता है प्लस और क्लोरीन का होता है माइनस। तो ये क्या करता है, यहाँ पे सोडियम जो है सोडियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड यानी इसके सी से यानी संयोजन करके क्या कर लेता है, NaCl बना लेता है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो बेरियम है वो क्या करता है, बेरियम जो होता है वो आपका प्लस होता है और यहाँ पे सोडियम जो यहाँ पे इससे क्या कर लेता है, इससे ये माइनस से संयोग करके बेरियम सल्फेट बना लेता है। तो इस तरह से ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। और जब अपने आयनों का आदान प्रदान कर ले तो उसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अपक्षेपण से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो अपक्षेपण बताना है, अपक्षेपण क्या होता है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया का कोई उत्पाद जल में अघुलनशील होता है, यानी जब उत्पाद में कोई एक ऐसा यानी पदार्थ मिलेगा जिसे पानी में डालने के बाद वो पानी में नहीं घुलता है, अघुलनशील रहता है, तो उसे अपक्षेपण कहते हैं, इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया होती है तब बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है। अर्थात बेरियम क्लोराइड को जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कराया गया तो एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे बना लिया, और साथ में यहाँ बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट ये आपके पानी में अघुलनशील होता है, ये पानी में नहीं घुलता है। तो इसी को अपक्षेप कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ऑक्सीकरण और अपकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण और अपकरण का यहाँ पे डेफिनेशन देना है। तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं।
अब यहाँ देखेंगे कि एक पदार्थ है जो कि कॉपर है, वो क्या किया, कॉपर द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रहण हो गया। तो कॉपर क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। जब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया तो यही आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अपकरण का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन के हटने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपकरण कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था और इसमें से क्या हुआ कि ऑक्सीजन हट गया। जैसे ऑक्सीजन हट गया तो इसको कहेंगे अपकरण अभिक्रिया। या इसी को आप यह भी कह सकते हैं कि जिसमें है ना, यानी हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या क्या हाइड्रोजन से संयोग कर लिया यहाँ पे, तो ये भी आपका अपकरण अभिक्रिया ही कहलाता है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल होगा। तो सवाल है कि लोहे के सामान पर पेंट क्यों चढ़ाया जाता है या पेंट क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि जब लोहे के सामान वायु के संपर्क में आता है, यानी वायु में जब वो वायु के संपर्क में आएगा तब उस पर जंग लगने लगता है। इस जंग को रोकने के लिए लोहे के सामान पर पेंट किया जाता है। तो लोहे के सामान पर पेंट करने का एक ही मकसद है कि लोहे को जंग से मुक्त करना, यानी जंग से बचाना, ताकि ये लंबे समय तक हमारा सुरक्षित रह सके। तो आज हम इस तरह से केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे हम लोग इनको देखें, और इस तरह के कुछ और क्वेश्चन होंगे जो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम जो भी अपडेट करें आप तक आपको मिलता रहे। तो आपसे फिर छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।